नमस्कार, मी संघर्ष. आपण झकास मराठी पाहत आहात. झकास मराठीवर आपण नेहमी वेगवेगळे विषय घेऊन तुमच्यासमोर येण्याचा प्रयत्न करतो. देशामध्ये नुकताच नीट या परीक्षेचा निकाल लागला. जी परीक्षा डॉक्टर्स बनण्याकरिता एंट्रन्सची एक्झाम आहे आणि त्यामध्ये देशातील लाखो विद्यार्थ्यांनी ह्या परीक्षेमध्ये भाग घेतला होता. त्यामध्ये विदर्भामध्ये सर्वात जास्त डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवणारी अकॅडमी, ज्यामध्ये दरवर्षी शेकडो डॉक्टर्स, MBBS BMS आणि IITians इंजिनियर्स दरवर्षी घडतात, ती म्हणजे करिअर झोन कोचिंग अकॅडमी गोंदिया. आणि ह्या वर्षीसुद्धा असा विक्रमी स्कोर त्यांनी प्राप्त केला आहे आणि जवळपास 50 MBBS डॉक्टर्स ह्या ठिकाणी आता ह्या नीटच्या परीक्षेमध्ये जे MBBSसाठी त्यांचं सिलेक्शन झालं आहे. IITसाठी असंख्य विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झालं आहे. नेमकं ही ह्या वर्षीची नीटची परीक्षा कशी होती, कसा त्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला, आज आपण जाणून घेणार आहोत. जे विद्यार्थी नीटची तयारी करतात किंवा JEEची तयारी करतात त्यांच्याकरिता खरं तर आजचा हा व्हिडिओ महत्त्वाचा ठरणार आहे. आमच्यासोबत करिअर झोन कोचिंग अकॅडमीचे संस्थापक रोहित झा सर आहेत. सर, स्वागत है आपका झकास मराठी पर. नमस्कार आपके दर्शकों को. नीट का रिजल्ट लगा, कैसा रहा इस बार का रिजल्ट? नीट का रिज़ल्ट लगा. इस बार की एग्ज़ाम थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, फिर भी हमारे यहाँ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है. रिलेटिवली जैसा पिछले साल था उससे थोड़ा अच्छा ही आया है. जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है जिनका MBBS में लगने वाला है. लगभग ऐसे 50 बच्चे हैं जिनका पिछले साल के काउंसलिंग के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से लगता है कि लगभग 48-50 बच्चे ऐसे हैं जिसको MBBS में सीट मिल जाएगी इस बार. तो काफ़ी अच्छा नीट का रिज़ल्ट रहा. JEE एडवांस का भी रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले लगा. उसका क्या कितने बच्चे हमारे कोचिंग अकेडमी से आपके पास हो रहे हैं जो IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं? JEE एडवांस में जो एडवांस के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं ऐसे करीब 23 बच्चे हैं हमारे कोचिंग में जिन्होंने क्वालिफाई करे, जिसमें से 17 या 18 लोगों को ऐसा है IIT का कॉलेज लग रहा है. और अगर NIT वगैरह पकड़ें तो ऐसे करीब 50 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस साल में NIT और IITs में जा रहे हैं करियर जोन से. और इतना ही लगभग MBBS में, मतलब दोनों मिला करके पकड़े तो 100 से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस बार जा रहे हैं. ये विदर्भ के हिसाब से सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, आप समझिए. मतलब जितना बच्चा हम पढ़ाते हैं और उसमें जितने बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उसका अगर रेशियो निकाला जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है पूरे विदर्भ में. ठीक. हर साल शेकडों बच्चे ऐसे नीट और IIT की नीट और JEE की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं. शेकडों बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर गोंदिया से बनते आ रहे हैं. प्रॉपर वे क्या है, किस तरीके से बच्चों ने पढ़ाई करना? नहीं, प्रॉपर वे तो ऐसा है कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब समझिए कि 4 से 5 घंटे की क्लासेस होती है. उसके बाद हम बच्चों को बोलते हैं कि हर दिन कम से कम 8 to 9 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए. और हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटी है कि हम क्लास के बाद बच्चों को घर नहीं जाने देते हैं. यहीं बैठ करके उसको 6 से 7 घंटे 8 घंटे के लिए मजबूर करते हैं. उतना देर वो पढ़ाई करते हैं और उसी का परिणाम है कि सैकड़ों बच्चे जो है गोंदिया जैसी छोटी जगह है, मतलब महाराष्ट्र का ये एकदम आखिरी कोना है, यहाँ से जो है इतने बच्चे जा रहे हैं. मतलब अगर एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महाराष्ट्र में 4-5 ही जगह है जो मतलब एजुकेशन में पॉपुलर है और गोंदिया भी उसमें से एक नाम हो गया है. ये बच्चों का और इस क्षेत्र के लोगों का हम पे विश्वास है और हमने जो मेहनत कराते हैं और बच्चे जो पूरी जी जान से हमारी बातों को सुन के मेहनत करते हैं उसी का ये परिणाम है. गोंदिया शहर से छोटे शहर में आपने अपना सफ़र चालू किया और हर साल इतने डॉक्टर्स और इंजीनियर बन रहे हैं. आपका एक ड्रीम है कि गोंदिया के हर दूसरे घर में डॉक्टर और इंजीनियर होना चाहिए. जी, और लगभग ऐसा ही हो रहा है. ये सब देखते हुए आपको पर्सनली क्या फील, कैसा लग रहा है? जब मैं गोंदिया में यहाँ पर ये अपनी संस्था का शुरुआत किया था तब मैंने सोचा था कि कुछ तो भी अच्छा करूँगा, पर धीरे धीरे पाथ बनता गया और चीज़ें कारोबार बढ़ता गया. और सिलेक्शंस का रेशियो इतना ज़्यादा है कि वो उसकी वजह है ये है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं या जो हमारे पास टीचर्स की टीम है वो बहुत क्वालिटी वाली टीम है और हम लोग पूरा फोकस क्लासरूम में बहुत अच्छे से करते हैं. उसके वजह से आउटपुट आ रहा है. और आज के तारीख में मतलब हर मोहल्ले से जो है कोई ना कोई बच्चा IIT में जो है NIT में या MBBS में हो रहे हैं. हर साल सैकड़ों के बच्चे में गोंदिया से जा रहे हैं. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गोंदिया का जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो एजुकेशन के मैटर में अभी इतना ऊपर आ रहा है. पहले राइस सिटी के नाम से जाना जाता था गोंदिया को, लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो ज़्यादा दिन दूर नहीं, 1-2 सालों के अंदर ही गोंदिया को अब एजुकेशन सिटी के नाम से जाने जाएंगे. इस वजह से गोंदिया में क्राउड बहुत बढ़ गई है. जो बालाघाट के डिस्ट्रिक्ट है, सिवनी है, इधर भंडारा है, गढ़चिरौली है, ये सब जगह से बच्चे अब गोंदिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी एजुकेशंस है. और हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि ये एजुकेशंस का लेवल और अच्छा रहे. मतलब एक प्रकार का अब ये गोंदिया जो है वो मिनी कोटा बन गया, आप ऐसा समझिए. रिपीटर्स जो बच्चे उनमें कन्फ्यूज़ रहता है कि जैसे गई बार भी उन्होंने जो फ्रेशर थे, इस बार भी समझो उनको जो
स्कोर चाहिए था वो नहीं आया, फिर अभी उनको कन्फ्यूज़ है कि अपन ने और आगे 1 साल तैयारी करना चाहिए कि जो मिल रहा है BMS मिल रहा है BDS मिलना है उसमें अपन ने एजुकेशन चालू कर देना चाहिए। ऐसे बहुत कन्फ्यूजन है, तो उन बच्चों को जो कन्फ्यूज्ड है उनको क्या सलाह दूँगी सर? नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बार मान लीजिए किसी न किसी कारणवश सफलताएं नहीं मिली, थोड़े नंबर कम रह गए हैं। अब उसके पीछे का कारण उसे एनालाइज करना चाहिए कि क्या कारण है, क्योंकि क्या उसने प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करे, या उन्होंने कोचिंग अच्छी से चूज़ नहीं करे, या फिर टेस्ट सीरीज प्रॉपर नहीं दिए, या फिर प्रैक्टिस नहीं किए। ये सब क्या कारण है उसे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और अगर आपके पास एज बेनिफिट में, मतलब अगर आप 1 या 2 बार ही ट्राई करे हैं और आपके मन में इच्छा शक्ति है कि नहीं मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, तो मुझे लगता है कि एक चांस और बच्चों को अपने आप को देना चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि MBBS अगर होगा तो उसकी बात बहुत डिफरेंट हो जाती है। और दूसरे फील्ड वैसे नहीं कि वो दूसरे फील्ड कमजोर है, अच्छे हैं, लेकिन अगर बेटर होगा कि MBBS के लिए ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो सबको ये बोलूँगा, अपने ऊपर विश्वास रखिए, पास्ट की गलतियों से सीखिए और इस बार एक ठान करके 7-8 महीने अपने आप को दीजिए और अगले साल समय आपका होगा। सक्सेस बहुत से बच्चों को मिल रहा है, मगर आपके मायने में सर सफलता क्या है, सक्सेस क्या है? सफलता ये देखो, मतलब मेरे मामले में ऐसा मैं जैसा सोचता हूँ उस हिसाब से सफलताओं का क्या मतलब है। सफलताओं का मतलब है कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अपने जितने भी उनकी बेसिक भौतिक सुविधाएं हैं उसे पूरा करने की उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, और साथ ही जब ज़रूरत पड़े तो वह समाज और अपने जैसे दूसरे लोगों के हेल्प करने के लिए खड़ा हो सके, इतनी क्षमता इंसान के अंदर होनी चाहिए। जब किसी इंसान के अंदर इतनी क्षमताएँ हो जाती है, इसका मतलब हो कि इंसान सफल है। ज़रूरी नहीं है कि वो IIT बनेगा तभी सफल होगा, पर ये चीज़ें एक मेहनती और स्ट्रॉन्ग ईमानदार इंसान के पास ही हो सकता है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा प्रेरित करता हूँ कि आप इसलिए नहीं पढ़ाई करो कि आपको डॉक्टर बनना है या IITian बनना है, आप इसलिए पढ़ाई करो कि आप एक स्ट्रॉन्ग और नॉलेजेबल इंसान बन जाओ। अगर आप ऐसा बन जाओगे तो सफलताएं तो आपके साथ आ ही जाएगी। और सफलताएं का मतलब होता है कि आप सभी पैमानों पे 4-5 जो बेसिक पैमाने हैं समाज का, उस पर आप खरे उतरेंगे। दूसरे की मदद करने के अंदर आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अपनी खुद के परिवार की हेल्थ और बाकी सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो फाइनेंशियल नीड होती है वो पूरा करने की आपकी क्षमताएं होनी चाहिए। थोड़ा सा विजडम और थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इस बातों की बारे में आपको जानकारी हो। ये सब बातें जिस व्यक्ति के अंदर है, इट मीन्स कि वह व्यक्ति सफल है। बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं भौतिक सुविधाओं के ऊपर, मोबाइल्स के वजह से। उन बच्चे ने खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे करना चाहिए, किस तरीके से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा यार, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ भी होती है और बहुत बुरी चीज़ भी होती है। अगर आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, और अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो बहुत बुरी चीज़ होती है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मोबाइल के माध्यम से ही हमको देख रहे हैं, तो समझो ये टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ है। लेकिन बुरा यूज़ ये कब हो जाता है, जब हम इस टेक्नोलॉजी का मतलब जो है फालतू के वीडियोज़ देखने में, अपना सोशल मीडिया चलाने में टाइम ख़राब कर देते हैं। इस सब से हमारा तो कुछ गेन होता नहीं है। जो हम कंपनियों का वीडियो या जिस व्यक्ति का वीडियोज़ देखते हैं एक्चुअली उसका गेन होता है, हमारा कोई गेन नहीं होता। तो हमको अगर सोशल मीडिया और मोबाइल का यूज़ करना भी है तो लिमिटेड करना चाहिए अपने लाइफ में। जो ज़्यादातर काम है वो एनालॉग लेवल पर रखना चाहिए, डिजिटल लेवल पर थोड़ा सा काम को कम करना चाहिए, टाइम फ्रेम को लिमिट करना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में बैलेंस कर पाएंगे तो इस युग में आपके लिए सफलता के लिए ज़्यादा मतलब जो है द्वार खुलेंगे। टेक्नोलॉजी आपको इस चीज़ों में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होना चालू हो जाएंगे, मोबाइल के भरोसे ही सब कुछ करना चालू करेंगे, तो ज़्यादातर समय लॉस हो जाएगा और फिर आपके हाथ से समय गया तो फिर आप रिजल्ट से दूर रह जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे इसी लूप में फंस जाते हैं। तो मैं सभी करने वाले बच्चों को बोलूँगा कि अब दोनों के बीच में बैलेंस बना लो। आपको अगर मोबाइल देखना ही है तो आप घंटे 2 घंटे का एक टाइम स्लॉट बना लो कि इसी बीच में हम मोबाइल ऑन करेंगे, बाकी टाइम में मोबाइल से दूर रहेंगे और बाकी टाइम अपना पढ़ाई करेंगे। और अगर आप पढ़ाई ज़्यादा करोगे तो आपकी सफलताएं मिलना ही मिलना है। आप सर लगभग 10-15 सालों से गोंदिया में पढ़ा रहे हो, आज तक आपने हज़ारों बच्चों को यहाँ पे पढ़ाए। एक बेसिक प्रॉब्लम सोसाइटी में या फिर जो बच्चे सक्सेस नहीं मिल रही उन बच्चों में एक बेसिक सिमिलर प्रॉब्लम क्या है जो आपको नज़र आती है कि जिसके ऊपर अगर काम हुआ तो अच्छा होगा? मैं तो बहुत सालों से लगभग बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हमेशा देखता हूँ बेसिक जो समस्याएं जो समझ में आ रही है, 2-3 समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि माँ बाप आजकल ना मतलब जो 9th 10th 8th का जो समय होता है उस वक्त बच्चे को ना मार्क्स लाने की मशीन बनाने की तरफ सोचते हैं, ट्यूशन्स भी उसे लगाते हैं इसी माइंड से कि उसका नंबर ज़्यादा है। मैं ये बोलूँगा कि जो ज़्यादातर बच्चे जो नहीं कर पा रहे उसके पीछे की कहानी यही है कि वो 8th 9th 10th में ना फंडामेंटल्स पर ध्यान देने के बजाय मार्क्स पर ध्यान देना चालू कर दिया, और बाद में भले ही ये बात समझ में आती है लेकिन तब तक लेट हो चुका रहता है। तो मैं सभी पेरेंट्स
जो आने वाले पेरेंट्स हैं उनको मैं ये गुजारिश करूँगा, जो भी पेरेंट्स तक हमारी बातें पहुँच रही है, जब बच्चा आपका 7th के बाद 10th तक का जो समय है, ये 3-4 साल का जो टाइम है, इस 3-4 साल में उसे आप मार्क्स ओरिएंटेड ना बना करके फंडामेंटल चीज़ों को सिखाने पर ज़्यादा जोर दीजिए। जिस बच्चे के अंदर वो फंडामेंटल कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है वो सफलता ला ही लेते हैं। वो IIT में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, नीट करना तो उसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं, या कोई और फील्ड में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। बेसिक प्रॉब्लम फंडामेंटल्स की है और जिसको लोग ध्यान नहीं देते, छोटी प्रॉब्लम समझते हैं और बाद में समझ में आता है कि साल दर साल लग जाता है, लेकिन वो समस्याएं ठीक नहीं होती। तो मैं सभी पेरेंट्स को स्पेशली गुजारिश करूँगा कि मार्क्स ओरिएंटेड ना हो करके आप उनके बेसिक्स और फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए, इससे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। मैंने मतलब हर बैच में फेस करता हूँ कि बच्चों का फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है, इस वजह से उसकी चीज़ें नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कि उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, वो करना चाहता है, बट वो उस समय में इतनी वीक था कि उसका परिणाम ये हुआ कि अभी उसको जो है बेसिक कैलकुलेशंस जम नहीं पाता है और उस चक्कर में उसकी पढ़ाई कमज़ोर हो जाती है। जो बच्चे भी इस बार अगर जिन लोगों ने ठाना है कि हमें नीट करना है या फिर JEE करना है, उन बच्चों को आप लास्ट में क्या संदेश देंगे? जो बच्चे इस बार ठाने कि अगले साल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अच्छे से हमको करना है, प्रिपरेशंस करना, मैं उनको बोलूँगा कि देखो अपना टाइम फ्रेम को डिवाइड करो। आप ये मानो कि जितनी देर भी आपकी क्लास है, जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे होंगे, उस क्लास की आवर ड्यूरेशंस कम से कम हो, मतलब 4-4.5 घंटे में निपट जाए और बाकी टाइम करीब 10 घंटे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, जिसमें दुनिया से दूर हो जाना है, ऐसा समझो परिवार से दूर हो जाने हैं। एक ऐसे कमरे में रखो जिसमें ज़्यादा लोग डिस्टर्ब ना करें, जिसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ना रहे, आपके पास सिर्फ बुक्स और पेपर रहे। बुक्स से पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अगले साल आपका सफलताएं जरूर आएगा। फिर इस लूप में मत फंसना जो पिछले साल आप फंसे हो या उससे पहले फंसे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन ये वो आधे करना, ये करना, ये सब चीज़ों से निकलो बाहर, रियल मेहनत करो, सफलताएँ आपके साथ आ ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थँक यू आपके दर्शकों को भी, आपको भी जो आपने मुझे मौका दिया, थँक यू। तर हे होते करियोजन अकॅडमी गोंदियाचे संस्थापक रोहित झा सर. नेमकं विद्यार्थ्यांनी कशाप्रकारे ह्या परीक्षांची तयारी करावी ज्यामुळे त्यांना लवकर सक्सेस भेटू शकते, सरांनी स्पष्टपणे सांगितलं. आपण ही मुलाखत, ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिली त्याबद्दल सर्व प्रेक्षकांचे सुद्धा मनापासून आभार. खूप खूप धन्यवाद.